उसी तरीके से जैसे हमें पृथ्वी दिखाई देती है, पृथ्वी पे हम लोग खड़े होते हैं, पृथ्वी अपने को समतल दिखती है, पर पृथ्वी है कैसी ओरिजिनल में? गोल है। पर क्या अपने को गोल दिखती है क्या? गोल नहीं दिखती है। तो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे समाकलन के अनुप्रयोग वाले चैप्टर को। यार देखो, ये टॉपिक ना बोर्ड एग्जाम में हर बार कम से कम 5 नंबर का पूछा ही जाता है। और अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत होती है, इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट बचा हुआ है, तो वो सारा इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे सीक्वेंस में चीजें आगे बढ़ने वाली हैं। तो बेसिकली चैप्टर का नाम क्या है हमारे? अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग, है ना। अगर आपको समाकलन आता है, नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर आता है तो बेहतर समझ में आएगा, नहीं आता है तो और बेहतर समझ में आएगा। क्या निकालना है इसमें अपने को? तो साधारण वक्रों से घिरे भाग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। एक वक्र एक रेखा से घिरे भाग का क्षेत्रफल हम प्राप्त करेंगे, मतलब कोई एक वक्र होगा, कोई एक रेखा होगी। दो वक्रों के मध्यवर्ती भाग का क्षेत्रफल भी हम चेक करेंगे, जो कि एनसीईआरटी में पहले होते थे पर अब नहीं है। यह है भी तो बहुत निग्लिजिबल प्रश्न है, लगभग ना के बराबर क्वेश्चन है। पर उनसे पहले वक्र कौन कौन से हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो हम 5 तरीके के वक्र देखने वाले हैं। पहला सरल रेखा, वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय और मापांक फलन। इनके बारे में कहीं ना कहीं आपने 11th क्लास में सुन रखा है, नहीं सुन रखा है तो सबसे पहले हम इन पे चर्चा करते हैं, क्योंकि यार इनके बिना ना क्वेश्चन हल होने वाले नहीं है। तो आप शांति से थोड़ी देर तक वीडियो को देखिएगा, एक प्रकार का इंट्रोडक्शन ही है। ये समझ गए तो फिर मामला आगे अच्छे तरीके से चलेगा। जैसे सरल रेखा, एक सरल रेखा अगर मैं यहाँ पे ले लूं 2x प्लस वाई बराबर में, मान लो मैंने ले लिया 0 ले लिया। अब मैं बोलूं कि इस सरल रेखा का ग्राफ बनाओ, तो सरल रेखा का ग्राफ कैसे बनाते थे हम लोग? 9th क्लास में भी हमने सीखा था कि हम एक छोटा सा डब्बा बना लेते थे एक्स और वाई के लिए। एक्स और वाई के लिए हम क्या करते थे? एक छोटा सा डब्बा बना लेते थे, और इस डब्बे में क्या करते थे? हम यक्स की जगह पे कोई मान रख करके वाई का मान निकाल लेते थे, है ना। अगर मान लो मैं यक्स की जगह पे 0 रखूं, तो हमें पता है कि ये पूरा अगर 0 हो जाएगा, तो उस स्थिति में y बराबर क्या दिख रहा है आपको? आपको 0 दिख रहा होगा। यहाँ पे कितना दिख रहा होगा? 0। अरे वाह सर। अगर बेटा y की जगह पे अपन 0 रख दें, तो उस सिचुएशन में आपको x के बराबर क्या दिख रहा होगा? बोलो सर 2x बराबर 0। और 0 से जो टकराएगा भाई वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब 2 अगर 0 के बटे में जाएगा तो यहां भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सिंपल। अगर मैं x की जगह पे 1 रखता हूं, कितना रखता हूं? 1, तो आप बोलोगे सर 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2, उधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। आपकी मर्जी है, आप इस लाइन को और बढ़ा सकते हो, है ना। जितने चाहो उतने पॉइंट्स निकाल सकते हो। एक रेखा खींचने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है ना। भाई गिरते गिरते बचे। देखो, अगर मैं यक्स की जगह पे 2 रखता हूं, तो 2 दूनी 4, और वो 4 उधर जाने पे क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। इस तरीके से अगर हमें ग्राफ पर रेखा खींचनी है, तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ा ही सिंपल है। ऐसे सस्ता सा एक ग्राफ बना लीजिए आप, इस पे पॉइंट्स दिखा लीजिए, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3। इसी तरीके से ऊपर भी +1 2 और 3 हो गए, यहां भी 1 2 और 3 हो गए, 1 2 और 3 हो गए। हमें पता है इसको हम यक्स अक्ष बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं वाई अक्ष, और ये जो हमारा बिंदु होता है इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मूल बिंदु बोलते हैं। तो 0,0 0,0 यहीं पे हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1,2, तो सर जी ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये इधर का -1, इधर का -2 और -3, इधर भी -1 -2 और -3। ये सब आप बेसिक जानते होंगे कि ये x की पॉजिटिव साइड होती है, ये x की निगेटिव। ऊपर वाला y अक्ष के लिए धनात्मक हिस्सा होता है और नीचे की तरफ वाला ऋणात्मक होता है। तो 1,2 -2 कहाँ एग्जिस्ट करता होगा? आप बोलोगे 1 x अक्ष पे, और -2 का मतलब कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये जो बिंदु है हमारा, ये क्या होता होगा? 1, -2। 2, -4 कहाँ होता है? तो आप बोलोगे सर 2, यहाँ, और -4 मतलब इधर किधर होगा यार, है ना। इधर ही किधर आएगा? 3 से थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ कहीं आएगा। मान लेते हैं यहाँ पे, मान लो, ये बुरा मानने की बात नहीं है ना, -4। तो ये पॉइंट जो हमारे पास निकल के आया, ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या हो गया? ये पॉइंट है हमारा 2, -4 का। और ये जो पॉइंट हमने प्राप्त किया है, अगर आप देख पा रहे हो, तो ये पॉइंट क्या है? 1, -2 का। और ये जो पॉइंट है हमारा, ये 0,0 है।
तो अगर इससे रिलेटेड मुझे कोई एक रेखा बनानी है तो मैं क्या करूंगा, इन सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करती हुई सीधी लाइन खींच दूंगा। भाई सीधी नहीं है ना, यहां से टेढ़ी हो गई है लाइन, तो आप अगर ग्राफ पेपर पे बनाओगे बहुत ही सीधी बनेगी लाइन, है ना। इस तरीके से मैं रेखा बना लूंगा और ये जो रेखा हमें प्राप्त होगी ये किसकी हो जाएगी, तो ये 2x प्लस वाई के लिए रेखा होगी 0। इस तरीके से रेखा बना लेंगे, उम्मीद कर पाओगे आप, है ना। कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं जिनके बारे में हमें रेखा बनाना सीख लेना चाहिए। जैसे कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा कि सर x बराबर अगर -2 दिया है तो इसकी रेखा खींचो जरा। तो x बराबर -2 के लिए मैं अलग से ग्राफ नहीं बना रहा हूं, इसी वाले में मैं आपको खींच के दिखाता हूं कि x पे -2 है, x पे -2, तो -2 मतलब इधर किधर है, और -2 पे ही रेखा खींचनी है, तो -2 पे ही हमने क्या खींच दी, रेखा। मतलब कुछ भी हो जाए आप -2 से नहीं हट रहे हो x अक्ष पे, y पे चाहे जो हो जाए। ऐसा ही मान लो हमसे बोले कि x बराबर 2 के लिए रेखा खींचो, तो x बराबर 2 के लिए हमने रेखा खींच दी, है ना। आप लिख भी सकते हो x बराबर ये क्या है, 2 है। और ये किसके लिए रेखा है, x बराबर -2 के लिए मैंने खींची है। क्या सर y के लिए भी खींच सकते हैं क्या, अरे बिल्कुल भाई खींच सकते हो यार, वैज्ञानिक दिमाग लगा रहे हो तुम लोग, वाह बेटे हैं। चलो, तो सर y बराबर 3 के लिए कैसी रेखा खींचेंगे, तो y बराबर 3 के लिए बेटा y अक्ष के समांतर एक रेखा, x अक्ष के समांतर एक रेखा 3 से जाती हुई खींच दो। तो सर इसका नाम क्या रखें, इसका नाम होगा y बराबर 3। क्या सर माइनस डायरेक्शन में भी खींच सकते हैं क्या, बिल्कुल खींच सकते हो भैया, इतने भोले मत बनो, ठीक है। अब आ जाओ आगे। तो सरल रेखा के बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है अपने वृत्तलाल। तो वृत्तलाल की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। 11th क्लास में आपने सीखा ही होगा सर्कल क्या होता है। अरे सर क्या बात करते हो, सर्कल नहीं जानते, ये रहा सर्कल सर, ऐसा भाई ये केंद्र है 0,0, तो इससे मिलता जुलता हमने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। ये सर्कल ये हमारा क्या हो गया, तो वृत्त हो गया। अब इसका केंद्र क्या है, 0,0। तो जिस वृत्त का केंद्र 0,0 होता है तो उसका समीकरण भी आपने पढ़ा हुआ है। उसका समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। इसका बहुत फायदा मिलने वाला है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमें कितना हिस्सा दिखा रहा है, ये पूरा एरिया किसमें काउंट होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे। अच्छा सर अगर केंद्र 0,0 ना हो तब क्या होगा, तो लो भैया, अगर केंद्र मान लो आपका कुछ ना कुछ है, क्या है, आपका केंद्र 0,0 ना हो करके मान लेते हैं x, y है, x, y है, तो उस स्थिति में इसका चित्र कैसे बनेगा, उस स्थिति में चित्र ऐसा बनेगा, मान लो हमारा x अक्ष पे कुछ डायरेक्शन, y पे कुछ डायरेक्शन यहां कहीं है ना। तो मतलब वृत्त का केंद्र हमारे यहां चला गया, x, y है ना, ये केंद्र को दिखाता है। x, y वाला पोर्शन किसे दिखाता है, केंद्र को। यहाँ पे देखो केंद्र 0,0 था, यहाँ x, y है, तो केंद्र से हम एक क्या करेंगे, वृत्त बना देंगे। भाई पहली बार में सटीक बैठती नहीं है लाइन, है ना, इस तरीके से। तो ये देखो वृत्त का जो केंद्र है वो कितना है, x, y है। इस स्थिति में जो वृत्त की जो त्रिज्या है, त्रिज्या, इस स्थिति में त्रिज्या हम मान लेते हैं कितनी है, a है भाई, a यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, a है। तो ये a कॉमा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से हम वृत्त के बारे में चर्चा कर लेंगे। उम्मीद है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सर इसका समीकरण कैसे लिखेंगे, हाँ ये बढ़िया था। अगर x, y केंद्र होगा तो आप x1, y1 होगा तो लिखोगे x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, मान लो इसको 1 1 मान लो, बराबर में कितना आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। ये वृत्त का समीकरण हम लोग कब प्रयोग करेंगे, जब वृत्त का केंद्र 0,0 ना दिया हो तब। एक और भी होता है वृत्त का व्यापक समीकरण। क्या होता है, व्यापक समीकरण, ये क्या है सर बताते हैं। व्यापक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, और प्लस में आता है c, प्लस में कितना आता है, c। इस व्यापक समीकरण से संबंधित भी कुछ सवाल हमें दिखते हैं परीक्षाओं में, कई बार दिखते हैं। हालांकि उनसे संबंधित एक आध प्रश्न शायद अपनी बुक में है, वो पुरानी किताबों में भी है, बाकी आपको बहुत कम चांसेस है कि ऐसे सवाल मिल जाए, है ना। पर फिर भी हम लोग देख लेंगे, मान लो सवाल दे दिया तब। तो इस तरीके के सवालों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम वृत्त के समीकरण में व्यक्त करेंगे, किस वाले में, इस वाले रूप में।
तो इसे हम लोग व्यक्त करेंगे इस रूप में, मतलब इसे हम व्यक्त करेंगे ऐसे x माइनस मान लो यच है, यच और प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा a स्क्वायर। यहाँ यच कामा के क्यों लिया सर, यहाँ x1 कामा y1 था, कंफ्यूज मत हो यार, जो यहाँ पे लिखा रहता है वो सीधी सी बात है, वो क्या होता है, केंद्र होता है। तो यहाँ पे वृत्त का केंद्र x1 कामा y1 था। अगर मैं इसी को h कामा के लिख दूं तो कोई दिक्कत, मैं इसको रामलाल कामा श्यामलाल लिख दूं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, बस नाम थोड़े बड़े हो जाएंगे। तो आप समझना कि यहाँ पे जो लिखा होगा वो वृत्त के केंद्र को दिखाएगा और ये जो दिख रहा होगा वो त्रिज्या को दिखाएगा। तो अगर इस तरीके का समीकरण हमें दिखेगा तो उसे हम सबसे पहले इस रूप में चेंज करेंगे, फिर हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल से संबंधित सवाल करेंगे तो हर टाइप के मैं एक एक क्वेश्चन लेने वाला हूँ। इतने हिस्से का आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आ जाते हैं दीर्घवृत्त और परवलय को देख लेते हैं फट से। तो चलिए अब चर्चा करते हैं दीर्घवृत्त पे। तो देखिए दीर्घवृत्त क्या होता है। बेसिकली दीर्घवृत्त का मतलब क्या होता है, जो वृत्त होगा उसी को अपन हल्का सा खींच देंगे ना, या ऊपर से दबा देंगे, हल्का चपटा टाइप का हो जाएगा। जैसे टायर होता है, टायर बचपन में जो आप घुमाते हो, उस टायर को ऐसे दबा दो तो उसका शेप थोड़ा यूं हो जाता है, कुछ इस तरीके का, है ना, आलू टाइप का या अंडे टाइप का बोल सकते हो। तो उसे हम क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्त बोलते हैं। अब भाई दीर्घवृत्त में क्या है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये हमने एक दीर्घवृत्त बना रखा है इधर। हमने माना ये केंद्र हमारा 0,0 है, यहां से ए त्रिज्या लिया है, मतलब ए दूरी है इसकी, और ये है a,0 और ये जो हिस्सा है ये क्या है, b,0 है। अच्छा दीर्घवृत्त में खास बात नोटिस करके रखना, जो a होगा वो हमेशा b से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, और a को हमेशा हम क्या बोलेंगे, दीर्घ अक्ष बोलेंगे, क्योंकि a वाली लाइन लंबी है इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, दीर्घ अक्ष बोलेंगे, और b वाली लाइन छोटी है इसलिए बोलेंगे क्या, लघु अक्ष बोलेंगे। इतनी बात है दिमाग में एकदम कंठस्थ कर लो, बैठा लो अपने दिमाग में कि जो a है उसे हम दीर्घ अक्ष बोलेंगे और जो b है उसे क्या बोलेंगे, लघु अक्ष बोलेंगे। तो जो अक्ष लंबा होगा उसे हम a कंसीडर करेंगे और जो अक्ष छोटा होगा उसे हम b कंसीडर करेंगे। जैसे इस वाले क्षेत्र में देखो भाई, इसको अपन आलू ऐसा भी तो टेढ़ा कर सकते थे इस तरीके से। तो इसमें यहां से यहां तक की दूरी बड़ी दिख रही है, ज्यादा है, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, कम है, ये इतनी सी है और ये इतनी सी है। इसका मतलब यह हुआ कि ये दीर्घ अक्ष हो गया और ये लघु अक्ष हो गया। तो जब ये लघु अक्ष हो गया तो इसको हमने b,0 बोला, और ये यहां से यहां तक दीर्घ अक्ष हो गया तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, a,0,a। अब आप बोलोगे सर 0,a काहे लिख रहे हो, a,0 क्यों नहीं लिख, पूछ सकते हो ना भाई। देखो a,0 हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि भैया ये y अक्ष वाली लाइन है ना, इतनी दिमाग तो अपने पास होती है कि y अक्ष वाले को हम कहाँ लिखते हैं, थोड़ा सेकंड नंबर पे लिखते हैं, पीछे लिखते हैं, उस हिसाब से मामले आगे बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑफिशियल फॉर्मूला है वो क्या है अपने पास, वो है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आता है, 1 आता है। अब भाई अगर इसमें ए और बी अगर चेंज हो जाए तो चेंज होने का क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो फर्क ये पड़ता है कि जहां पे ए रहता है वहां बी आ जाता है, जहां बी रहता है वहां ए आ जाता है, बस इतना सा ही फर्क पड़ता है इसमें। तो इतने हिस्से का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आ जाते हैं परवलय और मापांक फलन पे। तो दीर्घ वृत्त के बाद अब हम देख लेते हैं परवलय को अच्छे से। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं टाइम बचाने के लिए ये सारी चीजें मैंने पहले ही लिख दी है, बस आपको सिखाना रहे, है ना। देखो परवलय का केंद्र अगर 0,0 है तो उस स्थिति में जो परवलय के समीकरण हमें प्राप्त होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, और एक बार होता है वाई स्क्वायर बराबर -4ax, फिर अगली बार एक्स स्क्वायर बराबर एक बार 4ay, एक बार माइनस का 4ay होता है। इनका ग्राफ कैसे बनता है वो अपने को समझना है बस, है ना। ये सारी चीजें तो 11th क्लास की है, उससे अपने को मतलब नहीं है। तो देखो जो यहां पे रहता है उसी की तरफ परवलय का मुंह खुलता है। यक्ष है, धन में है, तो यक्ष अक्ष की धन दिशा में परवलय का मुंह खुलेगा इस तरीके से। ठीक है, एक्स अक्ष की धन दिशा यही है ना भाई, एक्स अक्ष की धन दिशा, तो इधर की तरफ मुंह खुलेगा इसका। अब एक्स अक्ष की ऋण दिशा का मतलब क्या, एक्स अक्ष की ऋण दिशा का मतलब यह हो जाएगा परवलय का ग्राफ वो कुछ ऐसा बैठेगा इस तरीके से। वाई अक्ष की धन दिशा, तो वाई ऊपर की तरफ होता है तो वाई अक्ष की धनात्मक दिशा यूं हो जाएगी, और वाई अक्ष की ऋण दिशा में ग्राफ खुलेगा तो वाई अक्ष की ऋण दिशा में इस तरीके से मुंह खुलेगा, है ना। बेसिकली जो यहां पे होता है
उसी की तरफ मुंह खुलता है, तरफ मुंह खुलेगा। भाई किसका मुंह खुलेगा? आपका नहीं, परवलय का। अब अगर परवलय का केंद्र 0,0 ना हो तो मान लो परवलय का केंद्र x, y1 है, x1, y1 है, मान लेते हैं x1, y1 यहां कहीं है। अब जो हमारा परवलय बनेगा वो कैसा बनेगा? तो इसका जो इक्वेशन है वो बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। बस जहां पे x है वहां पे x माइनस x1 रखना है आपको, जहां पे x मिलेगा वहां पे x माइनस x1 रखना है, और जहां पे y मिल जाए वहां पे y माइनस y1 रखना है। ऑटोमेटिक ये समीकरण बनके हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो जहां y था वहां पे y माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया, जहां x था वहां x माइनस x1 हो गया। इसी तरीके से y की जगह पे y माइनस y1 और x की जगह पे x माइनस x1। स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं, है ना, इधर की तरफ स्क्वायर नहीं, ठीक, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया तो वो मिस था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे का ग्राफ कैसे बनेगा। तो भाई यहां है केंद्र इस बार, तो ये कौन सा वाला होता है? अगर आप देखो x अक्ष की धनात्मक दिशा में, तो x अक्ष की धनात्मक दिशा इधर की तरफ होती है, तो मतलब जो परवलय है हमारा वो कुछ ऐसा बनेगा, इस तरीके से। और अगर यहाँ पे हम देखें केंद्र x, y1 है, x अक्ष के ऋणात्मक दिशा में, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर हमारा केंद्र यहाँ पे है और y अक्ष की धन दिशा में हमें बनाना है, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया यार, है ना, ये y माइनस y1 था, x माइनस x1, तो यहाँ पे y माइनस y1 होगा। क्या होगा? y माइनस y1। इतना सुधार कर लेना आप, थोड़ा लिखते समय थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। y माइनस क्या होगा? यहाँ पे y1 होगा, क्योंकि जब यहाँ पे x माइनस x1 तो वहां पे y माइनस y1, सिंपल। अब y अक्ष की धन दिशा में परवलय का जो मुंह खुलेगा वो ऐसा खुलेगा, और y अक्ष की ऋण दिशा में जो परवलय का मुंह खुलेगा वो भाई कुछ ऐसा खुलेगा, है ना। परवलय का जो केंद्र है वो यही है, इस तरीके से मामला आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे हमें सिर्फ और सिर्फ इनके ग्राफ से मतलब था, एक आइडिया लगाना था बेसिकली कि ग्राफ कितना परफेक्ट बना है, यहाँ ये नहीं देखना है क्योंकि बोर्ड पे ऐसे ही बनाया जा रहा है। बस हमने को ये देखना था कि परवलय होता है क्या और इसका ग्राफ किधर की तरफ खुलता है। तो एक लास्ट सा टॉपिक बचा अपना मापांक फलन, फिर हम लोग आ जाएंगे सीधा क्वेश्चन पे, आ जाएंगे सवाल पे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं मॉड फलनों के बारे में, यानी मापांक के फलन किस तरीके से होता है। हालांकि 11th क्लास में या फिर आपने 12th क्लास में सीखा ही होगा, पर फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं। जैसे अपने पास दिया हुआ है y बराबर मॉड x, तो y बराबर हम मॉड x का ग्राफ कैसे बनाते हैं, पहले ग्राफ बनाना सीख लो, फिर मैं बताऊंगा मॉड फंक्शन खुलते कैसे हैं। तो जो मॉड x का ग्राफ होता है ना, वो v शेप का बनता है। कैसे बनता है भैया? v बना दो, v, जैसे बोलते हैं ना भाई गाड़ी चला के सांप बना दे, वैसे v बना दे, v बना दे, v लो, हमने जो v बना दिया, तो इधर की तरफ होता है प्लस x और इधर की तरफ होता है माइनस का x, है ना। आपको अच्छे से पता होगा कि y बराबर अगर मॉड x दिया है तो इसमें प्लस x भी होता है और माइनस x भी होता है। इसका फंक्शन अगर आप देखोगे खुलता कैसे है, तो आप बोलोगे सर एक बार में माइनस का x आता है और एक बार क्या आता है? प्लस x आता है। कैसे आता है ये चीजें? तो जब x का मान क्या होगा? 0 से छोटा होगा, तो उस स्थिति में x कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा। और एक बार क्या होगा? x क्या होगा? जब 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा, तो उस स्थिति में क्या आएगा? इसका पॉजिटिव मान आएगा। ये कहानी हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखी होगी या आपने पिछली क्लासेस में सीख रखी होंगी कहीं ना कहीं से। नहीं सीखा तो यहां से देख लो, इस तरीके से मॉड का फंक्शन खुलता है, ठीक है। कैसे पता सर यहाँ 0 रखा जाएगा? तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो यहाँ फंक्शन दिया रहता है उसके बराबर में 0 रखते हैं। जैसे x बराबर 0 रखे, तो भाई कुछ है ही नहीं, तो x बराबर कितना आ गया? 0। तो आप याद कर लो, अगर आपको फलन खोलने नहीं आते तो यहाँ पे हमेशा ऐसा चिन्ह लगेगा और यहाँ ऐसा लगेगा। जो संख्या यहां आएगी वही यहां लिखी जाएगी और वही यहां लिखी जाएगी, है ना। जैसे इस वाले को खोल के देखें, तो देखो भैया इस वाले को कैसे खोलेंगे। अच्छा, ये माइनस का क्या बता रहा है भैया? माइनस का सिंबल ये बताता है कि ये ऊपर की तरफ है, तो ये वाला ग्राफ कहां बैठ जाएगा? इसका नीचे की तरफ। मतलब v बनेगा कहां? बनेगा 0 पे। कहां बनेगा? 0 पे। लेकिन ये बैठेगा कहां पे? नीचे की तरफ। तो ये जो नीचे की तरफ हमने ग्राफ बनाया है, ये किसका है? माइनस मॉड x का है। इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। अगर मैं यहां चेक करूं x+2 के लिए,
तो हमें पता है x माइनस 2 बराबर हम क्या रखेंगे 0, तो हमें x बराबर कितना दिख जाएगा 2। मतलब जो अपने को v बनाना है वो कहां बनाना है, 2 पे बनाना है। कहां बनाना है 2 पे, एक ये रहा 2 ये रहा। तो जो आप v क्रिएट करोगे वो v कहां क्रिएट करेंगे 2 की तरफ। अगर मान लो इसी के आगे माइनस लगा होता तो हम इसी चीज को कहां बना रहे होते, नीचे की तरफ, है ना। ये किसका ग्राफ बनता, y बराबर माइनस का मॉड x माइनस 2 का, और ये जो ऊपर की तरफ बना है ये किसका बना हुआ है, y बराबर प्लस का मॉड x माइनस 2 का। मॉड x माइनस 2 कैसे खुलेगा, तो आप बोलोगे सर मॉड x माइनस 2 को खोलने का तरीका क्या, एक बार में माइनस में आएगा ये चीज, मतलब यही फलन एक बार माइनस में लिखा जाएगा और यही फलन एक बार प्लस में लिखा जाएगा। तो प्लस में लिखा जाएगा मतलब अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, बाहर के चिन्हों से मतलब होगा। और फिर यहाँ यक्स की जो वैल्यू लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे यक्स क्या है, छोटा है, और एक बार लिखेंगे यक्स बड़ा है या बराबर है। यहां कौन सी संख्या लिखें, तो यहां जो संख्याएं होंगी, जैसे यक्स माइनस 2 है उधर ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा, यहां पे कितना लिख देंगे हम लोग 2 लिख देंगे, और इस तरीके से हमारा हिसाब किताब आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दी है, मॉड का फंक्शन खोलना भी सिखा दिया है। हालांकि आप समाकलन में से पढ़े होंगे और आपने 5.1 प्रश्नावली में पढ़ा होगा, औकलन की नहीं पढ़ा तो 11th क्लास में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं तो आपने इसको सीख रखा है। नहीं सीखा तो मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है। अगर आप तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं एक्स्ट्रा वीडियो इसके लिए बना ही दूंगा। मॉड x माइनस 1 का ग्राफ कैसे खुलेगा, बोलोगे सर अब तो सीख गए, अब सीख गए। x माइनस 1 के बराबर में क्या रखेंगे 0, x बराबर आ जाएगा 1, x बराबर 1 आते ही अपन ऐसा यूं ब्रैकेट बना देंगे, एक बार माइनस में यही फंक्शन खुलेगा और एक बार प्लस में मतलब यहां नहीं बाहर की तरफ, है ना। और फिर बोलेंगे यूं यूं लिखेंगे, और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x, एक बार छोटा सिंबल लगाएंगे और एक बार x लिख के बड़ा उल्टा, सॉरी गलतियां बहुत हो रही हैं, बड़ा या बराबर लगा देंगे। तो यहाँ पे कौन से नंबर लिखेंगे, ये जो 1 आया है 1 और 1। इस तरीके से हमारा ये ग्राफ खुल जाएगा। तो उम्मीद है आपको मापांक फलनों के ग्राफ बनाने आ गए होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस एक छोटे से फॉर्मूले के बाद। पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक खास फार्मूला है, वो हमने ऊपर लिख दिया है, पर हमने जितने भी वक्र अभी तक पढ़े, सरल रेखा पढ़ा, वृत्त पढ़ा, दीर्घवृत्त पढ़ा, मापांक फलन पढ़े, इन वक्रों से जो घिरे क्षेत्रफल है उसको निकालने का जो सूत्र है वो देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे मान लो हमने एक ग्राफ बनाया, इधर सिंपल सा ग्राफ बनाया छोटा सा। इस ग्राफ में हमने बोला भाई साहब अपने पास एक वक्र है, एक वक्र है अपने पास, और हमें इस वक्र का क्षेत्रफल बताना है। कहां से कहां तक, यहां से लेकर के मान लो आप यहां तक का क्षेत्रफल बताओ। तो आप बोले सर ये कितना है, हम बोल दिए भैया ये a है, और यहां से यहां तक कितना है, तो हम बोल दिए b है। पर अपने को जो क्षेत्रफल बताना है वो केवल और केवल a से b तक के हिस्से का बताना है, कि इतने हिस्से का जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा, इस हिस्से का जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा। ये निकालने का तरीका अपने पास है नहीं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्षेत्रफल निकालने के तरीके सीखे हैं उसमें सीखा हुआ है या तो आयत हो, या तो वृत्त हो, या तो त्रिभुज हो, इस तरीके की चीजें होती थी तो हम क्षेत्रफल निकाल लेते थे। जब कभी ऐसी सिचुएशन फंसे तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, मान लो ये अपने पास x अक्ष है ना, और ये अपने पास क्या है y अक्ष है। तो उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहां से यहां तक का समाकलन कर दो। क्या कर दो, समाकलन। समाकलन ही क्यों किया, सिग्मा क्यों नहीं किया, सिग्मा का मतलब भी होता है जोड़ दो। मतलब एक काम करते हैं हम लोग, जरा ध्यान से सुनना, हम क्या करते हैं बीच में एक पतली सी पट्टी गिरा लेते हैं। अब ये जो पतली सी पट्टी गिराई ये इतनी पतली है भाई साहब, इतनी पतली है, इतनी पतली है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतनी पतली पट्टी है। पर यहां तो सर चौड़ी दिख रही है। चौड़ी इसलिए दिख रही है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो चीज बहुत छोटी होती है उसको मैं क्या ले लेता हूं, dx ले लेता हूं, ठीक है। ये जो स्ट्रिप है, ये जो आयत है अपने पास, ये इतना पतला है, आप बोलोगे सर आयत भी नहीं है, क्योंकि ऊपर से तो कर्व है, नीचे से आयत दिख रहा है, पर ये इसका कुछ अगर ओरिजिनल स्ट्रक्चर आप देखोगे तो सर ऐसा हो जाएगा। मतलब यहां तक तो आयत ठीक है, पर ऊपर वाला हिसाब किताब ऐसा है। तो भाई वो इसलिए ऐसा दिखेगा क्योंकि आप पट्टी चौड़ी देख रहे हो। अगर हम बहुत पतली चीजों की बात करें ना, बहुत पतली चीजों की बात करें, एकदम नेग्लिजिबल बात करें, मतलब इस स्तर पे चले जाएं, इसको इतने पतले पतले फांके में काटें
तो उस स्थिति में जो वृत्त है ना, वृत्त, वो आपको वृत्त ना दिख करके बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगा। ठीक उसी तरीके से जैसे हमें पृथ्वी दिखाई देती है, पृथ्वी पे हम लोग खड़े होते हैं, पृथ्वी अपने को समतल दिखती है, पर पृथ्वी है कैसी ओरिजिनल में? गोल है। पर क्या अपने को गोल दिखती है क्या? गोल नहीं दिखती है, वो अपने को बिल्कुल सिंपल दिखाई देती है, सीधी दिखती है। उसका कारण क्या है? पृथ्वी इतनी बड़ी है, हम लोग इतने से छोटे हैं उसके कंपेयर में, इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि हम देख ही नहीं पाते पृथ्वी गोल है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो पट्टी ली गई है, ये इतनी पतली पट्टी ली गई है, इतनी पतली है, इतनी पतली है कि यहां और यहां का फर्क कर पाना ही मुश्किल है कि यहां क्या है, मतलब कर्व है, और यहां पे कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो इतनी बात अपने को फिट बैठ जानी चाहिए कि ये पतले 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 खूब सारे आयतों में मैं इसे तोड़ लूंगा। ए से 20 तक ढेरों आयत बनेंगे, अनंत आयत बनेंगे। उन सभी के क्षेत्रफलों को मैं क्या करूंगा? जोड़ दूंगा। एक आयत का क्षेत्रफल निकालूंगा और सबको जोड़ दूंगा। तो जोड़ने का तरीका क्या होता है? समाकलन कर दो, क्योंकि समाकलन का मतलब क्या होता है? जोड़। आप बोलोगे सर सिग्मा का मतलब भी क्या होता है? जोड़। तो सिग्मा कर दो यहां से यहां तक का, ए से बी तक का। नहीं, उसका कारण ये है, सिग्मा और समाकलन में छोटा सा अंतर होता है। सिग्मा में हम कूद कूद के आगे बढ़ते हैं। जैसे सिग्मा में जोड़ का मतलब होता है कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, ऐसे जोड़ो। ठीक है, जैसे आपको लिखा गया सिग्मा एक से लेकर के पांच तक की चीजों को जोड़ो, तो आप क्या करते हो? एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच लिख देते हो। आप सारी वैल्यू काउंट नहीं करते, क्योंकि एक के बाद डायरेक्ट दो नहीं आता, एक के बाद 1.1 आता है, 1.001 आता है, 1.111 आता है। इन सभी मानों को हम छोड़ देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इसका सिग्मा करते हैं तो पता चला यहां का क्षेत्रफल निकलता, बीच का छूट जाता, यहां निकलता, यहां का छूट जाता, यहां निकलता, यहां का छूट जाता, ऐसे छूट जाता। उससे बचने के लिए हम लोग इसका क्या करते हैं? समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन करने के लिए y अक्ष पे मान लो हमारी इसकी हाइट कितनी है भाई, इतनी हाइट कितनी है, तो हम बोल देंगे भैया y बराबर मान लो यहाँ पे कितना है? f ऑफ x है। कितना है? f ऑफ x है। क्षेत्रफल निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? जो आयत है, आयत का क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? लंबाई इसकी, लंबाई आप बोलोगे, लंबाई है y, चाहे y बोल दो या fx बोल दो। चौड़ाई कितनी ली है इसकी? dx ली है। कितनी ली है? dx ली है। इस तरीके से हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। अब a से लेकर के b तक ऐसे ढेरों आयत बने होंगे, तो उनका क्या करते हैं? समाकलन कर देते हैं हम लोग। कहां से कहां तक का? a से लेकर के b तक का जितने भी आयत बने थे उन सभी के क्षेत्रफलों का क्या कर दो? सम कर दो। तो पूरा पूरा इस वक्र का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। इसे एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है। किस तरीके से? कि a से b तक y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? fx। क्या लिख सकते हैं? f ऑफ x इंटू में क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। इस तरीके से कहानी आगे बढ़ जाएगी, है ना? अगर यही चीज y अक्ष पे होती, कहां होती? y अक्ष पे। उसके लिए भी चेक कर लो। अगर यही चीज आपके y अक्ष पे होती तो आप ऐसा कुछ इसका चित्र बनाए होते, है ना? आप बोलते ये a है, ये क्या है? b है। इस वाले हिस्से का पूरे का क्या निकालना है अपने को? क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का क्या तरीका हो सकता है अपने पास? वो तरीका हम लोगों ने भी देखा है। तरीका क्या है? सिंपल सा तरीका है भाई साहब। ये कहां तक आए हम लोग? एक्स अक्ष पे। तो हम मान लेंगे हम आए हैं एक्स बराबर एफ वाई तक। कहां तक आए हैं? एफ वाई तक। तो हम क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है? हम एक इमेजिन कर लेंगे कि इसमें बहुत पतला सा आयत होगा। क्या होगा? बहुत पतला सा आयत। फिर से मैं यहां पे काफी चौड़ा बना रहा हूं ताकि आपको दिख सके। आयत बहुत ज्यादा पतला बनाएंगे यार, इतना पतला है ना, मतलब आप समझ पा रहे हो, ये है ना इतना पतला, इससे भी पतला आयत, मतलब इतना पतला आयत कि आप जान नहीं सकते। अब यहां पे देखो y अक्ष पे है तो हम यहां पे क्या लेंगे? इसकी चौड़ाई क्या लेंगे? dy लेंगे। इस बार x अक्ष पे थी तो यहां पे dx लिया था, यहां पे क्या ले लेंगे? dy ले लेंगे। अब यहां से जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? आप देखो जरा ध्यान से। आप बोलोगे फिर से समाकलन कर रहे हैं, कहां से? a से लेकर के b तक का, लेकिन इस बार जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है? dy है। और जो लंबाई है वो कितनी है? देखो चौड़ाई कितनी है अपने पास यहां पे, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो
तो चौड़ाई है इसके पास मान लो dy और ये कितना यक्स, तो आप लिख सकते हो यक्स इंटू dy। इसका क्षेत्रफल भाई लंबाई यहां से यहां तक घोड़े में चौड़ाई, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी को अगर आप लिखना चाहते हो एक और वर्जन में और लगा करके दूसरे तरीके में कैसा लिख सकते हो आप इसे कि a से b, ये दूसरा तरीका मैं अलग कलर से ही लिख देता हूं, a से b एफ वाई इंटू डी वाई। तो ये इस तरीके से हमारे को क्षेत्रफल निकालने के फॉर्मूले आ जाएंगे जो कि दोनों ही धनात्मक दिशाओं में है। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो एक है x अक्ष की धनात्मक दिशा में, दूसरा है y अक्ष की धनात्मक दिशा में, है ना। अगर मान लो ये चीज ऐसे मैं पलट के नीचे कर दूं मतलब ये आकृति पूरी की पूरी नीचे आ जाए, है ना। इमेजिन करो इधर की तरफ वक्र बना है, तो x अक्ष की धनात्मक दिशा है, x अक्ष की क्या होती है ऋणात्मक दिशा। तो ऋणात्मक दिशा में आप ध्यान रखना जब कभी ऋणात्मक दिशा में होगा तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा। मतलब अगर ये चित्र नीचे होता या ये वाला चित्र उधर की तरफ होता तो ये y की ऋणात्मक दिशा में हो जाता। तो उस स्थिति में हम क्या करते, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहता। जब ऋणात्मक दिशा में होगा, कैसा होगा ऋणात्मक दिशा में, तो उस स्थिति में जो हम लोग फॉर्मूला काउंट करेंगे वो कैसा काउंट करेंगे वो देख लेना ध्यान से। तो जो क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी ऋण में नहीं आ सकता, a से b तक फॉर्मूला वही रहेगा y इंटू dx। बस ऋण में था तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं ऋण, और उस ऋण से बचने के लिए चूंकि क्षेत्रफल ऋण में नहीं आता है कभी भी, तो हम क्या लगा देते हैं मॉड लगा देते। उस वाले में भी और इस वाले में भी अगर हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ता y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, तो उसके लिए भी हम माइनस लगा के इंटीग्रेशन करते a से b तक का, और ये अपने पास फॉर्मूला जो था x इंटू डी वाई, और यहां पर भी हम क्या लगा देते मॉड लगा देते। ये इतनी बातें अपने को समझनी थी, ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सवाल करना स्टार्ट करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।